नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 27 नवंबर की सारी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो चुका है। हम आपको 100% सही क्वेश्चन और आंसर के साथ एनालिसिस कराएंगे और उन क्वेश्चंस के अलावा बनने वाले सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाली आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना। हम इस क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हम इस क्लास में आपको 100% सही और एक्यूरेट एनालिसिस कराने जा रहे हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। उल्लास योजना के अंतर्गत तीसरे पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में किस राज्य को घोषित किया गया? ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये 4 ऑप्शन थे। तो इन ऑप्शन में से सही जवाब जो था वो त्रिपुरा था। ठीक है, उल्लास योजना के अंतर्गत तीसरे पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में त्रिपुरा को घोषित किया गया था। ठीक है, अब फैक्ट देख लेते हैं इसका जरा। फैक्ट जो है 2025 में त्रिपुरा को उल्लास योजना के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। ठीक है, इससे पहले मिजोरम जो था वो पहला राज्य बना था। इससे पहले जो था मिजोरम वो पहला राज्य था। गोवा को दूसरा स्थान मिला, गोवा को तीसरा स्थान मिला, दूसरा स्थान मिला। ठीक है, और त्रिपुरा को अब तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, उल्लास योजना के तहत 100% या 95% फंक्शनल लिटरेसी का दर्जा मिला। ठीक है, फंक्शनल लिटरेसी का दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, 2025 के यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, जिसने फाइनल में जानिक सिन्नर को हराया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कार्लोज एल्कराज। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, इसके फैक्ट देख लेते हैं। इसके फैक्ट जो हैं, उन्होंने 7 सितंबर 2025 को 7 सितंबर 2025 को यूएस ओपन में फाइनल में जानिक सिन्नर को हराकर पुरुष एकल मेन सिंगल का खिताब जीता। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइनल मैच जो था वो कितने एक से हराया गया? तो 6-2, 3-6, 6-1 और 6-4 से उन्होंने जीता था। ठीक है, और यह एल्कराज का दूसरा और यूएस ओपन खिताब था। क्या था? एल्कराज का दूसरा यूएस ओपन खिताब था और कुल मिलाकर छठा ग्रैंड स्लैम था। कितना था? छठा था। ठीक है, इस जीत के साथ एल्कराज ने फाइनल में हार रहे सिनल से विश्व रैंकिंग में फिर से नंबर 1 की स्थिति हासिल कर ली। फाइनल में एल्कराज की आक्रामक शैली, तेज सर्व, मजबूत फोरहैंड और विविध शॉट ने सिनर को नियंत्रित करने में मदद की और मैच में उन्हें बढ़त दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, हु वाज द हु वाज द 25 अंडर 19 वर्ल्ड वोमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2025 का महिला अंडर टी20 विश्व कप किसने जीता? तो भारत ने जीता था। ठीक है, भारत इंडिया ने जीता था। इसके फैक्ट क्या हैं? आईसीसी अंडर 19 वोमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में फाइनल में भारत की अंडर 19 महिला टीम ने साउथ अफ्रीका वोमेन अंडर 19 को हराया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने रनों से हराया था? तो भारत फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को 82 रन से हराया था। यह 82 रन पर ऑल आउट किया था। ठीक है, और 9 विकेट से भारत ने जीत दर्ज की थी। ठीक है, तो 9 विकेट से हराया था। ठीक है, इस जीत के साथ भारत ने लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता। ठीक है, भारत ने दूसरी बार यह खिताब जीता। इससे पहले भारत की जीत 2023 में भारत ने जीता था। ठीक है, फाइनल मैच में गोंगाडी त्रिशा ने शानदार प्रदर्शन किया, गेंद और बल्ले दोनों से। उन्होंने 15 रन देकर 3 विकेट लिए थे और 44 रन बनाए थे। ठीक है, इस प्रकार अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप भारत ने जीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो आत्माराम पंडुरंग ने की था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आत्माराम पंडुरंग। ठीक है, इसके फैक्ट देख लेते हैं।
आत्माराम पतुरंग जो थे, वो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किया था, ठीक है? इसका उद्देश्य समाज में धार्मिक सुधार, सामाजिक समानता और जातिगत भेदभाव को कम करना था। समाज पर राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज का गहरा प्रभाव था, लेकिन संस्थापक आत्माराम पडुरंग ही थे। महा महादेव गोविंद राणे बाद में इसके प्रमुख नेता बने और आंदोलन को मजबूती दी, ठीक है? इसलिए सही उत्तर आत्माराम पडुरंग है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और व्यंजन के लिए प्रसिद्ध है, मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये जो है, ये पाई जाती है सिक्किम में, ठीक है? सिक्किम में पाई जाती है। भूटिया जनजाति मुख्य रूप से सिक्किम में निवास करती है और वहीं उनकी सांस्कृतिक पहचान सबसे अधिक दिखाई देती है, ठीक है? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जनजाति अपने पारंपरिक वस्त्र, नृत्य, भव्य भोजन और अनोखी कला शैली के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है? और सिक्किम की जनसंख्या में भूटिया समुदाय एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य की सांस्कृतिक विरासत में बड़ी भूमिका निभाता है। नागालैंड, अरुणाचल और त्रिपुरा में अन्य जनजातियां प्रमुख हैं, परंतु भूटिया जनजाति मुख्य केंद्र सिक्किम के है, इसलिए सही उत्तर सिक्किम है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 एच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 243 एच जो है, वो पंचायत द्वारा कर लगाने और निधियां एकत्रित करने का अधिकार है, ठीक है? अनुच्छेद, एक फैक्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 243 एच भारतीय संविधान के भाग 9 में शामिल है, जो पंचायत से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट करता है। यह अनुच्छेद राज्य विधानमंडल को अधिकार देता है कि वह कानून बनाकर पंचायतों को कर लगाने, शुल्क वसूलने और निधियां प्राप्त करने का अधिकार दे सके। इसके तहत पंचायतें स्थानीय विकास कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन जुटा सकती हैं और यह अनुच्छेद वित्तीय सशक्तिकरण, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हेतु बनाया गया ताकि पंचायत स्वशासन को प्रभावी बना सके। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर ये पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था, द टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जो हैं वो टिम विंगमोर एंड फ्राइडे विलेड हैं, ठीक है? यह पुस्तक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास, उसके विकास और महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित है। इसे टिम विंगमोर और फ्रेडी वाइल्ड्स ने संयुक्त रूप से लिखा है। और अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो जो थीम थी वह थी योगा फॉर वन अर्थ, ठीक है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ ये थीम थी। 2025 में इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ रखा गया था। यह थीम इस बात का जोर देती है कि व्यक्ति की सेहत और हमारे ग्रह पृथ्वी की सेहत आपस में जुड़ी हैं। योग न सिर्फ व्यक्तिगत स्वास्थ्य बल्कि पर्यावरण स्थिरता और सामूहिक भलाई की दिशा में भी काम कर सकता है, ठीक है? इस थीम के साथ 2025 में योग दिवस मनाने का उद्देश्य था लोगों का योग के माध्यम से शरीर, मानसिक और पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। इस साल के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर आयोजन हुए, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय यूएनओ के हेडक्वार्टर में और साथ ही भारत में विभिन्न स्थानों पर सामूहिक योग कार्यक्रम हुए। 2025 योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 11वां समारोह था, यानी पहली बार 2015 में शुरू हुआ था। दिन आज का था, 2025 में अपनी 11वीं वर्षगांठ मना रहा था, ठीक है? और क्वेश्चन ये पूछा गया था, शैवाल में यदि अधिक मात्रा में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस जल में मिल जाएं तो मुख्य रूप से कौन सी क्रिया होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो क्रिया होती है वो होती है यूट्रोफिकेशन, ठीक है? यूट्रोफिकेशन या फिर एल्गल ब्लूम, ठीक है? जब जल में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व अधिक बढ़ जाते हैं तो शैवाल की तेजी से वृद्धि होती है, ठीक है? यह प्रक्रिया
यूरोट्रोफिकेशन कहलाती है, जिसमें पानी का पोषक तत्व स्तर असामान्य रूप से अधिक हो जाता है। शैवाल की अधिकता पानी में ऑक्सीजन की कमी हाइपोक्सिया पैदा करती है, ठीक है, जिससे मछलियाँ और अन्य जलीय जीव मरने लगते हैं। शैवाल के तहत पर परत बनाते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं पहुँच पाता। यह प्रक्रिया झीलों, तालाबों और धीमे बहाव के जलाशयों में अधिक पाई जाती है, जिससे प्रदूषण का गंभीर रूप माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, नियमित विटामिन बी 13 की कमी से कौन सा रोग होता है, जिसे 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन जो था, इसका सही जवाब है पेलाग्रा, ठीक है। पेलाग्रा विटामिन बी 3 नियासिन या ट्रिप्टोफन की गंभीर कमी से होने वाला रोग है। इसे 4D सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है। रोगियों में त्वचा पर सूजन, सैलेज और सूर्य के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। मानसिक भ्रम, याददाश्त में कमी और व्यवहार में बदलाव इसके प्रमुख लक्षण हैं। मक्का आधारित भोजन या कुपोषण वाले क्षेत्रों में यह बीमारी ज़्यादा देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, नेपथलीन के जलने पर किस रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है? तो ये ज्वाला जो उत्पन्न होती है वह येलो स्मोकी होती है, ठीक है। पीली धुआंधार ज्वाला होती है, ठीक है। पीली धुआंधार ज्वाला होती है। इसका फार्मूला जो होता है C10H8 होता है। एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, कार्बन 10 होता है और हाइड्रोजन 8 होते हैं। जब इसे जलाया जाता है तो यह पूर्ण दहन नहीं होता है, ज्वाला धुआंधार बनती है। यह धुआंकार ज्वाला पीली, येलो और स्मोकी कालिख युक्त होती है। ज्वाला में छोटे कार्बन कण सूट मौजूद रहते हैं, इसे धुआंधार बनाते हैं इस कारण, ठीक है। इसका यही कारण है मतलब। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह पार्क हिमालय परिस्थिति और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यह लाल भालू, स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ और अन्य हिमालयी जीव पाए जाते हैं। पार्क का क्षेत्रफल लगभग 4000 किलोमीटर है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए पार्क का क्षेत्रफल कितना है, तो 4000 किलोमीटर है। यह वन्य जीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछा गया था, महाराष्ट्र का कौन सा शहर सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन, सैनिटरी या बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में एक आदर्श मॉडल के रूप में उभरा है? तो वह राज्य जो था, कौन था? इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ई। तो इसका सही जवाब है कराड़, ठीक है। और कुछ नीचे जो राज्य दिए गए हैं जहाँ वेस्ट और नगर का नाम है और वहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट विशेषता कारण दिया, ठीक है। नंबर 1 पे है कराड़ा महाराष्ट्र, सैनिटरी प्लस बायोमेडिकल कचरे में 100%, सोर्स और सेग्रेगेशन और संग्रह और सेफ डिपोजिशन, और ये महाराष्ट्र पुणे में एक रेड डॉट अभियान के जरिए, और ये छत्तीसगढ़ में एक है, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में है, जीरो लैंडफिल सिटी मॉडल, सामुदायिक कम्युनिटी बेस्ड वेस्ट सेग्रीगेशन, ठीक है। ये कुछ राज्य थे। और एक सूरत गुजरात में है, बड़े शहर में सॉलिड एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, सुधार वेस्ट टू एनर्जी प्लांट और सिस्टमेटिक वेस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। ये था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है, मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है सिक्किम में पाई जाती है, ठीक है। भूटिया जनजाति मुख्य रूप से सिक्किम निवास करती है। यह जनजाति हिमालय क्षेत्र के सांस्कृतिक और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। भूटिया लोग पारंपरिक वस्त्र, नृत्य, संगीत और व्यंजनों में समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर रखते हैं, ठीक है। और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा अन्य प्रमुख जनजातियां हैं, लेकिन भूटिया जनजाति का मुख्य केंद्र सिक्किम ही है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा गया था,
2024 में डी गुकेश के अलावा खेल रत्न अवार्ड किसे मिला? तो यह खेल अवार्ड जो है उपरोक्त सभी को मिला था, ठीक है। मनु भास्कर को भी मिला था, हरमनप्रीत को भी मिला था, प्रवीण कुमार को भी मिला था, ऑल ऑफ ठीक है, सभी को मिला था। और इसका डिटेल सोल्यूशन जो है 2024 के लिए खेल रत्न पुरस्कार 4 खिलाड़ियों को दिया गया था, डी कुकेश और मनु भास्कर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को दिया गया था। मनु भास्कर को 2024 में पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में 2 ब्रांज मेडल जीतने पर सम्मानित किया गया। हरमनप्रीत सिंह को भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान को भी खेल रत्न मिला। 2024 में हॉकी क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिला। प्रवीण कुमार को पैरा एथलीट जिन्होंने पैरा ओलंपिक में उच्च कूद हाई जंप में अच्छा प्रदर्शन किया, 2024 में खेल रत्न मिला उन्हें, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में अर्जुन पुरस्कार सबसे अधिक किस खेल में दिए गए? तो सबसे अधिक जो दिए गए थे वो पैरा एथलीट्स में दिए गए थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पैरा एथलीट्स। 2024 में कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए गए थे। इनमें से पैरा एथलीट्स में 9 खिलाड़ी शामिल थे। यह किसी एक खेल में सबसे अधिक संख्या थी। इसके अलावा हॉकी में 500 खिलाड़ी, एथलीट्स में 2, मुक्केबाजी में 2, शतरंज, शूटिंग आदि में कम संख्या थी, ठीक है। पैरा एथलीट्स को इस बार अर्जुन अवार्ड में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व मिलने से यह स्पष्ट होता है कि 2024 के लिए खेल सबसे अधिक पुरस्कार रहा, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा गया था तीसरे बच्चे के लिए भी मातृत्व अवकाश उपलब्ध होने संबंधी बयान किस न्यायालय द्वारा दिया गया? तो ये जो था इसका सही जवाब सुप्रीम कोर्ट इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने एससी ने मई 2025 में फैसला सुनाया कि मातृत्व अवकाश तीसरे बच्चे के लिए भी दिया जाना चाहिए। इस निर्णय में यह कहा गया मातृत्व अवकाश सिर्फ पहली या दूसरी संतान या तक सीमित नहीं हो सकता। इसलिए संविधान द्वारा संरक्षित महिला अधिकार, गरिमा, समानता, स्वास्थ्य का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले कई राजनियोक्ता तीसरे बच्चे पर अवकाश देने से इनकार करते थे, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि ऐसी अस्वीकृति गैर कानूनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल नीतियां जैसे केवल 2 जीवित बच्चे मातृत्व लाभ पर भी लागू नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था भारत में मौसम पूर्वानुमान 6 दिन या किसी भी अवधि के लिए मुख्य रूप से किस संगठन द्वारा तैयार किए जाते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही जवाब जो था वो भारतीय मौसम विज्ञान, ठीक है, imd.government.in, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल, ठीक है। इसके मुख्य फैक्ट जो हैं भारत में मौसम पूर्वानुमान मुख्य रूप से इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD द्वारा तैयार किए जाते हैं। IMD केंद्रीय सरकार मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है। यह मौसम संबंधी सेवाओं का प्रमुख संगठन है। IMD 6 डे या 7 डे और लंबी अवधि के पूर्वानुमान, मानसून रिपोर्ट के आपदा चेतावनी जारी करता है। इस विभाग के पास मौसम उपग्रह, डोपलर वेदर रेडार्स और मेट्रोलॉजिकल स्टेशन नेटवर्क हैं, ठीक है। इसरो, NDMA और GSI अन्य कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन सीधे मौसम पूर्वानुमान के लिए नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिल सके, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।